साल था 1982। बेरूत के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। सड़कों पर धुआं था, बिल्डिंग्स राख में तब्दील हो गई थी। हर तरफ दहशत थी, मगर उसी उड़ते धुएं और राख के बीच से एक चेहरा उभर रहा था। एक नौजवान मौलाना जिसकी आंखों में बदले की आग थी, दिमाग में सैकड़ों प्लान्स। नाम था हसन नसरल्लाह। वो कोई फौजी जनरल नहीं था, न किसी ताकतवर मुल्क का नेता, बस एक लेबनानी शिया स्टूडेंट जो चाहता था कि उसकी मिट्टी पर कोई बाहरी ताकत पैर न रखे। उसी साल सदर्न लेबनान की पहाड़ियों में एक नई पार्टी का जन्म हो रहा था। नाम था हिजबुल्लाह, यानी अल्लाह की पार्टी। आगे चलकर हसन नसरल्लाह इस पार्टी की सबसे मजबूत आवाज़ बनने वाले थे। नसरल्लाह का सफ़र किसी आम मौलवी जैसा नहीं था। उनका जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत में हुआ। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों की पढ़ाई एक साथ की और अपना उस्ताद बनाया अब्बास अल मूसवी को। अब्बास अल मूसवी सदर्न लेबनान के ही एक शिया मौलवी थे जिनकी तालीम इराक के नजफ शहर में हुई थी। उन पर ईरान में हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन का गहरा असर था। अल मूसवी हिजबुल्लाह के फाउंडर्स में से एक थे, इसलिए वो इजराइल के निशाने पर रहते थे। और हम सब जानते हैं कि साल 1992 में जब वो एक काफिले में जा रहे थे तो इजराइल ने हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागकर अल मूसवी की उनके परिवार सहित जान ले ली थी। इसी घटना ने नसरल्लाह को अंदर तक हिला डाला और यहीं से उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। जो मशाल अल मूसवी ने उठाई थी उसको अपने हाथों में हसन नसरल्लाह ने थाम लिया। नसरल्लाह पूरे मन से हिजबुल्लाह के लिए काम करने लगे। इस पार्टी को उन्होंने न सिर्फ एक मिलिट्री गुट बनाया बल्कि एक पॉलिटिकल पावर हाउस की तरह भी वो इसे तैयार करने लगे। लेबनान में वो सोशल वर्क करते, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर भी वो लोगों के लिए काम करने लगे, जिससे वो अपने लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए। उनकी पहुंच लेबनान की नेशनल पॉलिटिक्स तक हो गई। जब नसरल्लाह बोलते तो लोग सांसें रोक कर उनको सुनते, उनको फॉलो करते और एक मसीहा के तौर पर देखने लगे। फिर आया साल 2000, जब इजराइल को हिजबुल्लाह ने लेबनान से खदेड़ दिया। इससे इजराइल की उस इमेज को गहरी चोट पहुंची जिसमें बाकी अरब दुनिया ने मान लिया था कि यहूदियों को हराया नहीं जा सकता है। इस जीत के बाद नसरल्लाह का नाम अरब की दुनिया में लोगों की जुबान पर चढ़ गया और जीतने के बाद नसरल्लाह ने बयान दिया था कि वो झुकेंगे नहीं। इस जीत के 6 साल बाद सन 2006 में हिजबुल्लाह ने एक और ऑपरेशन किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को किडनैप कर लिया। प्लान था कि इसके बदले इजरायल की जेलों में बंद अपने साथियों की रिहाई करा सकेंगे, मतलब कैदियों की अदला बदली का सौदा हो सकेगा। लेकिन पिछली हार से बौखलाए इजरायल ने कहा कि ये जंग का ऐलान है और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 33 दिनों तक लेबनान पर भयंकर बमबारी की, शहरों को उजाड़ दिया, एक एक कोना छान मारा, लेकिन मेन टारगेट हसन नसरल्लाह को खोज ही नहीं पाए। इस जंग के बाद नसरल्लाह ने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये जंग इतनी बड़ी होगी तब भी मैं ये फैसला करता, क्योंकि हमारी कौम आज सिर ऊंचा कर खड़ी है। मतलब नसरल्लाह उन लोगों में से नहीं थे जो मौत के डर से अपने लोगों को अकेला छोड़ दें, बल्कि अपनी मिट्टी के लिए वो लड़ना जानते थे, वो भी बचपन से ही। तभी तो जब वो बहुत छोटे थे तब से ही उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और कहते हैं कि वो अपने मजहबी सवालों से अपने पिता को बहुत तंग करते थे। उनके पिता फल और सब्जियां बेचते थे और घर में बहुत सुख सुविधाएं भी थी नहीं। लेकिन जब उनके पिता ने बचपन में ही देखा कि हसन को पढ़ने लिखने और स्पिरिचुअल बातों में बहुत इंटरेस्ट आता है तो उन्होंने हसन को वैसी तरबियत देनी चालू कर दी और हसन की सोच समझ बढ़ने भी लगी। लेकिन जब वो 15 साल के हुए तभी लेबनान में सिविल वॉर हो गई। साल था 1975 और इस आपसी जंग ने देश की तरह ही उनकी ज़िंदगी को भी पलट दिया। उनके परिवार को बेघर होना पड़ा और उनको अपने ख़ानदानी गांव बजूरिये लौटना पड़ा। और आगे चलकर वहीं से हसन ने सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन दिनों की सड़कों, दुकानों और मस्जिदों में गूंजती पॉलिटिक्स ने उनके दिलो दिमाग पर गहरे निशान छोड़े। युवा हसन ने उस वक्त इन बगावती आंदोलनों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और बहुत जल्द वो मजहब, पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर एक्टिव रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ गए। आगे के प्लान्स उनके मन में थे, इसलिए पढ़ाई के नाम पर उन्होंने साल 1976 में इराक के नजफ शहर का रुख किया। वहाँ के शिया हौज़ा में इस्लामी मजहबी तालीम लेनी शुरू कर दी। हौज़ा एक इस्लामी तालीम का स्कूल होता है जहाँ शिया मुस्लिमों के आलिम और मौलवी तालीम हासिल करते हैं। इस जगह ने हसन की सोच समझ को और बढ़ाया। नजफ के माहौल में उन्होंने शियाई थॉट्स और पॉलिटिक्स को भी मिलते देखा। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन से ठीक पहले साल 1978 के अंत तक इराक पर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर शिया स्टूडेंट्स को वापस लौटा दिया गया। लेकिन वो 2 साल हसन के लिए काफ़ी थे। इस दौरान हसन के मन में तस्वीर साफ थी कि वो कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वापस लौटकर उन्होंने जो तालीम हासिल की थी उसको स्कूल के बच्चों के साथ और राजनीतिक हलकों के लोगों से मुलाकात करके उनके साथ शेयर करने लगे। इसी दौरान उनको साथ मिला अब्बास अल मूसवी का, जो धार्मिक नेता थे, उन्हीं की तरह नजफ में पढ़े थे। मूसवी ने कई और मौलवियों से मिलाया और बाकी लोगों से जुड़ने के बाद मजहब को हसन
पॉलिटिकल एजेंडे के साथ लेकर चलने लगे। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई देखो कि इसी तरह से कट्टर लोग बनाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजहों को अगर आप देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है कि लेबनान आज़ादी के कुछ वक्त बाद से ही सिविल वॉर की चपेट में था। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो चुका था, इसराइल ने लेबनान का हिस्सा हड़प लिया था, अमेरिका अरबी तेल पी रहा था। यहूदी जब तक दादागिरी करते थे तो जाहिर है कि अरब हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे तो नहीं। ऊपर से साल 1982 में इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला कर दिया था और उस दौर में लेबनान के सदर्न इलाके में रहने वाले शिया इजरायली फौज के जुल्म से बहुत परेशान थे। ईरान में ताज़ा हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन का जोश था ही, इसलिए हसन नसरल्लाह जैसे आलिम और लड़ाके एक साथ आए और उन्होंने हिजबुल्लाह यानी कि अल्लाह की पार्टी बना ली। इसका मकसद था इजरायली कब्जे के खिलाफ लड़ना और अपने मुल्क की हिफाजत करना। ऊपर से इनको सपोर्ट मिल गया ईरान का, जिसने फंडिंग भी देनी शुरू कर दी और हथियार भी। और हिजबुल्लाह धीरे धीरे लेबनान की सबसे असरदार ताकतों में से एक बनने लगा और नारे लगने लगे कि जब तक यरूशलेम आज़ाद नहीं हो जाता उनकी जंग जारी रहेगी। 1982 से 1992 के बीच का वक्त हिजबुल्लाह के लिए बुनियाद रखने और अपने वजूद को मजबूत करने का दौर था। पहले कुछ सालों में उन्होंने छोटे छोटे गुरिल्ला हमले किए जिनमें इजरायली फौज और उनके सपोर्टर्स को निशाना बनाया गया। फिर साल 1983 में बैरूत में हुए 2 बड़े धमाके, एक अमेरिकन एम्बेसी में और दूसरा अमेरिकी मरीन कैंप में। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जो आप यहां से देख सकते हैं। तो इन दोनों धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और सभी हिजबुल्लाह के नाम से वाकिफ हो गए। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद घबरा कर वेस्टर्न मुल्कों ने अपने सैनिक लेबनान से वापस बुला लिए। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों और काफिलों पर हमले जारी रखे। 1985 तक हिजबुल्लाह ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था, जिसका साफ मकसद था इजरायली कब्जे को खत्म करना। तब हसन नसरल्लाह एक नौजवान आलिम थे और उन्होंने शुरुआत में हिजबुल्लाह पार्टी की ट्रेनिंग, कम्युनिटी नेटवर्क और पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था। अब्बास अल-मूसवी के बहुत करीबी रहे। अल-मूसवी ही उस वक्त हिजबुल्लाह के चीफ थे। नसरल्लाह अपने तेज दिमाग, तालीमी बैकग्राउंड और बोलने की ताकत से जल्दी ही जाना पहचाना नाम बन गए थे। लेकिन फिर आता है साल 1992, जब अब्बास अल-मूसवी को उनके परिवार सहित, जैसा कि हमने बात किया, इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। अल-मूसवी के जाने के बाद इजराइल खुश रहता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि हिजबुल्लाह की कमान अब उस शख्स के हाथों में जाने वाली है जो अगले 30 सालों तक उनकी नींदें हराम करने वाला था, हसन नसरल्लाह। दोस्तों, हसन नसरल्लाह की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दोस्तों, आजकल हर कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग सीखना आसान नहीं होता। राकेश झुंझुनवाला या फिर विजय केडिया ने अपनी दौलत सालों की मेहनत से बनाई, लेकिन अब AI ट्रेनिंग गेम चेंजर बन चुका है। इसमें पॉकेट ब्रोकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल है। इसमें पावरफुल AI ट्रेनिंग फीचर्स हैं। इसके एल्गोरिदम को अरबों डेटा पॉइंट्स और टॉप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पर ट्रेन किया गया है। AI लाइव मार्केट स्कैन करके RSI, MACD और मूविंग एवरेज को एनालाइज करता है और रेडी टू यूज ट्रेडिंग सिग्नल्स देता है, वो भी ट्रेड डायरेक्शन, एक्सपायरी टाइमिंग और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। मतलब एनालिसिस AI करेगा, बस आपको सिग्नल्स फॉलो करते हैं। चलिए एक ट्रेड करके देखते हैं। AI ने अभी एक सिग्नल दिया, मैं उसको फॉलो करता हूँ और ये देखिए रिजल्ट, और ये प्रॉफिट सीधे बैलेंस में जुड़ जाता है। इसी तरह अगर आप भी चाहें तो केवल $100 से शुरुआत कर सकते हैं और AI सिग्नल्स फॉलो करके अपना बैलेंस बढ़ा सकते हैं। डिपॉजिट करना भी आसान है, कार्ड्स, UPI या क्रिप्टो से। ये बिजली की रफ्तार जैसे एनालिसिस, बिना इमोशंस के ट्रेडिंग और नए लोगों के लिए परफेक्ट और साइड इनकम के लिए बेहतरीन। हर सिग्नल ट्रांसपेरेंट होता है, रिजल्ट आप लोग ऐप के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। पॉकेट ब्रोकर पिछले 10 सालों से ज़्यादा भारत में लीगली ऑपरेट कर रहा है और इसके कई पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। अगर आप भी AI ट्रेडिंग को ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और प्रोमो कोड ROUP इस्तेमाल करें और पाएं 100% डिपॉजिट बोनस। छोटे से शुरू करें, सीखें और खुद महसूस करें AI की ताकत। तो दोस्तों, वापस लौटते हैं हसन नसरल्लाह की कहानी पर। अल-मूसवी की हत्या ने हिजबुल्लाह को झटका तो दिया, लेकिन इस घटना ने नसरल्लाह के पावर में आने के रास्ते खोल दिए। साल 1992 में ही हसन नसरल्लाह को लीडरशिप मिली और जो हिजबुल्लाह के तीसरे सेक्रेटरी जनरल बने। लीडरशिप मिलते ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री ताकत को बढ़ाएंगे और अपने लोगों का सपोर्ट हासिल करेंगे। समाज में हिजबुल्लाह की जड़ें मजबूत करेंगे ताकि बच्चे बच्चे को मालूम चल जाए कि हिजबुल्लाह उनके लिए लड़ रहा है। इसलिए हसन नसरल्लाह ने पार्टी की मिलिट्री ताकत बढ़ाने पर तो काम करना शुरू ही किया, साथ साथ में स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरे सोशल कामों में भी पार्टी को लगा दिया ताकि लोग हिजबुल्लाह के साथ आसानी से जुड़ जाएं और उन्हें ही अपनी सरकार मानना चालू कर दें। नसरल्लाह की मेहनत रंग लाने लगी और हिजबुल्लाह ने पब्लिक सपोर्ट से नेटवर्क का ऐसा जाल बिछाया कि लेबनान के चप्पे चप्पे पर हिजबुल्लाह की नज़र रहने लगी। 1992 के ही चुनाव में हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट तक भी पहुंच गए। इसका फायदा ये हुआ कि जो कल तक आतंकी गुट कहे जाते थे वो अब लेबनान की सरकार का हिस्सा हो गए थे।
इससे उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनको लेबनान की आम जनता का सपोर्ट हासिल है। नसरल्लाह के प्लानिंग की सबसे खास बात यह थी कि उनमें पेशेंस बहुत था। कोई काम करने की जल्दी नहीं होती थी। अगर कोई प्लानिंग करनी भी है तो वो अगले 10-20 साल की करते थे। लंबी जंग की तैयारी करते थे वो। मतलब एक तरफ तो छोटे लेकिन असरदार गुरिल्ला हमले और दूसरी तरफ पब्लिक का सपोर्ट और लंबे चलने वाली जंग के हिसाब से तैयारी। और जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे थे उससे लग रहा था कि इजराइल को शायद लेबनान के कब्जाए हुए हिस्सों से वापस जाना ही पड़ेगा, और वही हुआ। दरअसल इजराइल ने एक के बाद एक करके लेबनान के कई हिस्से हथिया लिए थे, और जैसे 1978 में एक ऑपरेशन करके सदर्न लेबनान के लितानी तक फैले इलाके को कब्जा कर लिया था, और फिर 1982 में बेरूत तक पहुंच गए थे, और फिर वापस आए और 1985 में दोबारा कुछ और लेबनान की ज़मीन छीनकर उनको सिक्योरिटी जोन बना दिया था। इस कब्जे के खात्मे के लिए हिजबुल्लाह लड़ रहा था, लेकिन जब हसन नसरल्लाह आए तो उन्होंने इस ज़मीन को आज़ाद कराना ही एकमात्र मकसद बना लिया था। वो फाइटर्स के साथ मीटिंग्स करते, नक्शे तैयार करते, प्लान्स बनाते। इजरायलियों ने जो सिक्योरिटी जोन बना रखे थे वहाँ उनके साथ एक और साउथ लेबनान आर्मी नाम की मिलिशिया काम कर रही थी, जिसने वहाँ के लोगों की रोज़ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। इससे आज़ादी के लिए नसरल्लाह ने एक प्लान बनाया। प्लान था कि पहले उनके साथ काम कर रही मिलिशिया को निशाना बनाना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना है और लोगों से ज़्यादा उनके सामान को नुकसान करना है। हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे कमांडो हमले करने शुरू किए। हर रात मिसाइलें और धमाकों से इजरायलियों और उनके साथ काम कर रही मिलिशिया की नींदें हराम कर दी। इससे उनकी पोस्टों पर प्रेशर पड़ने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इजरायल के पैसे बहुत खर्च होने लगे, और आखिरकार हिजबुल्लाह ने 30 जनवरी 2000 को एक बड़ा शिकार कर लिया। साउथ लेबनान आर्मी के अक्ल हाशिम को एक बम धमाके से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के इस धमाके ने एसएलए की हिम्मत तोड़ दी और उसके बाद कई चौकियों से उसको पीछे हटना पड़ा, कई इलाके खाली करने पड़े। इजरायल के अंदर भी दबाव बढ़ता गया, जवान थक चुके थे, मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी और लड़ाई खत्म करने की मांग जोर पकड़ने लगी। जवानों के परिवार सड़कों पर आकर लोगों के घर वापसी की मांग करने लगे। फो मदर्स जैसे मूवमेंट चले और एहुद बराक ने चुनावी वादा किया कि जवानों को वापस बुला लिया जाएगा, और सबसे ज़रूरी कि वहाँ हिजबुल्लाह ने हमले करके बहुत इजरायली पैसों की बर्बादी कराई थी और उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, और नसरल्लाह ने उनके लिए कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं था जहां वो सदर्न लेबनान में बस सकते थे। और आखिरकार इजरायल को पीछे हटना ही पड़ा। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने बॉर्डर के अंदर चला गया। हिजबुल्लाह की इस जीत ने उनको लेबनान में वो मुकाम दे दिया जिसके लिए अरब मुल्क तरसते रहे, मतलब इजरायल को खदेड़ने का सपना। खैर, ये छोटी जीत थी, लेकिन हिजबुल्लाह का हौसला बहुत बढ़ा। हालांकि अभी भी शिवा फार्म्स का जो इलाका है उस पर लेबनान और सीरिया दोनों दावा कर रहे थे। इस विवाद में हिजबुल्लाह भी घुस गया था, लेकिन अभी समय था बाकी मसलों पर काम करने का। तो साल 2000 में इजरायल को खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह ने सबसे पहले तो अपने सारे बेसिस को दोबारा खुद से बसाना शुरू किया और अपना पूरा फोकस नसरल्लाह ने मोड़ दिया लेबनान के लोगों को इकट्ठा करने में और लेबनान की पॉलिटिक्स में गहरी जगह बनाने में। नसरल्लाह का एक बड़ा बयान जो था वो मशहूर हुआ था कि उनके जवान सिर्फ जंगी पोस्टें नहीं, अब अपने लोगों की जिंदगियां भी संभालेंगे। अस्पताल, स्कूल, क्लिनिक और राहत कामों को और तेज कर दिया गया। लेकिन फिर आया साल 2005। 14 फरवरी 2005 का दिन था। बेरूत के पीएम रफीक हरीरी एक काफिले में शामिल थे, तभी एक धमाका हुआ और उनके चीथड़े उड़ गए। ये लेबनान की सियासत का सबसे बड़ा और अहम मोड़ था। इस धमाके ने पूरा मुल्क हिला दिया, क्योंकि उस वक्त तक हरीरी लेबनान के सबसे असरदार और मकबूल लीडर्स में थे। लेकिन ये हुआ क्यों, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, साल 1943 में। दोस्तों, लेबनान ने 1943 में ही फ्रांस से आज़ादी पाई थी। उसके बाद वहाँ की सत्ता को ईसाइयों और शिया सुन्नी मुस्लिमों के बीच बांट दिया गया था। उस नेशनल पैक्ट में एक डील रखी गई थी जिसमें तय हुआ था कि मुल्क का प्रेसिडेंट हमेशा ईसाई होगा, पीएम हमेशा सुन्नी मुस्लिम और पार्लियामेंट का स्पीकर शिया। ये सिस्टम उस दौर की लेबनानी आबादी के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि उस समय ईसाइयों की गिनती वहाँ ज़्यादा थी। मगर आगे चलकर यही डील गले का फांस बन गई सभी के लिए, क्योंकि लेबनान में धीरे धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ी और ईसाइयों की घटी, लेकिन सिस्टम वही रहा। इससे मुस्लिमों को महसूस हुआ कि उनकी ताकत और आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि ईसाई गुट इस डर में थे कि अगर सिस्टम बदला तो उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसी डर ने लेबनान को अंदर से बांट दिया। और फिर जब 1948 में अरब इजराइल जंग हुई तो उसके बाद हजारों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी लेबनान में आ गए। तो वहाँ के मुस्लिमों ने उन्हें अपनाया, लेकिन ईसाइयों ने इसे अपने खिलाफ सियासी खतरा माना। यही डर और शक वक्त के साथ नफरत में बदल गया। मुसलमान फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो गए, जबकि ईसाई उन्हें दुश्मन की तरह देखने लगे। और साल 1975 तक हालात इतने बिगड़ गए कि लेबनान मुसलमान और ईसाई फौजों के बीच फंसा मैदान जंग में तब्दील हो गया। जब ये
सिविल वॉर शुरू हुआ था तो सीरिया ने लेबनान में अमन कायम करने के बहाने अपनी फौज भेज दी, लेकिन वहां पहुंचकर लेबनान की सियासत में दखल देने लगे और अपना असर जमा लिया था। इसके बाद 1980 की शुरुआत में रफीक हरीरी नाम के किरदार की एंट्री होती है लेबनान की सियासत में। इससे पहले वो अरब की दुनिया में एक जाने माने कारोबारी के तौर पर मशहूर थे, एक सुन्नी मुस्लिम थे और सिविल वॉर में बर्बाद हो चुके अपने देश को दोबारा बनाने की ख्वाहिश रखते थे। उनको मौका मिला साल 1992 में जब वो पीएम बने लेबनान के। ये वही साल है जब नसरल्लाह को हिजबुल्लाह की कमान मिली थी। एक तरफ हरीरी मुल्क को अंदर से दोबारा बनाने में जुड़े थे, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार में शामिल हुए बिना, और उसे ईरान का सपोर्ट हासिल था। लेबनान का कोई बड़ा फैसला सीरिया की मर्जी के बिना नहीं होता था। हरीरी को यह बात मंजूर नहीं थी। वो मानते थे कि लेबनान एक आज़ाद मुल्क है और उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए, लेकिन सीरिया और ईरान उस वक्त दोस्त थे, इसलिए सीरिया हिजबुल्लाह को पूरी तरह सपोर्ट करता था। सीरियाई सरहदों से होकर ही ईरान का असला और पैसा हिजबुल्लाह तक पहुंचता था। जैसे जैसे हरीरी का कद बढ़ता गया वैसे वैसे वो सीरिया के असर से टकराने लगे। 2000 के दशक की शुरुआत तक वो लेबनान की आज़ादी की आवाज़ बन चुके थे। वो खुलकर कह रहे थे कि अब सीरियाई फौज को वापस जाना चाहिए, लेकिन यही बात हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी। हिजबुल्लाह का मानना था कि हरीरी लेबनान को इजराइल के खिलाफ चल रही उनकी जंग से दूर कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह का मानना था कि हरीरी लेबनान में सुन्नी ताकत बढ़ाकर शियाओं का असर कम करना चाहते हैं। यही मजहबी तनातनी और सियासी खींचतान दोनों के बीच चल रही थी। सुन्नी तबका महसूस करता था कि अब उनकी बारी है देश की बागडोर थामने की, जबकि हिजबुल्लाह को डर था कि इससे शिया असर कमज़ोर होगा और ईरान की पकड़ ढीली पड़ेगी। इसी वजह से जब हरीरी ने सीरिया के खिलाफ बोलना शुरू किया तो हिजबुल्लाह को लगा कि वो उनकी सियासी और मजहबी ताकत दोनों को चुनौती दे रहे हैं। इस सब के बीच ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ जो 1948 में नकबा के बाद लेबनान में आए थे, उनको ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों ने अपनाया और शिया आबादी ने भी कुछ हद तक उनकी मदद की थी, लेकिन असली सपोर्ट सुन्नी तबके से ही आया था। इसलिए जब यासिर अराफात जैसे फ़िलिस्तीनी लीडर्स लेबनान की सियासत में दाखिल हुए तो सुन्नी गुटों ने उनका साथ दिया और शिया और ईसाई गुटों को लगा कि उनके लिए नया खतरा पैदा हो रहा है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये सच है, क्योंकि पहले फ़िलिस्तीनी जो आए वो ज़्यादातर सदर्न लेबनान में बसे जहाँ शिया आबादी खूब है। जब फ़िलिस्तीनी इस इलाके से इजराइल पर हमले करते तो उधर से जवाब में हमले होते जिसमें शियाओं के घर भी तबाह होते। इससे वो तंग आ चुके थे और 1980s की दशक के शुरुआत में लेबनान के सदर्न इलाके में अमल मूवमेंट का दौर शुरू हुआ था, जिसके लीडर थे इमाम मूसा सद्र। इस गुट ने कई बार फ़िलिस्तीनी गुटों से झगड़े किए थे। इनका मानना था कि फ़िलिस्तीनी लेबनान की ज़मीन को अपनी जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लेबनानी शियाओं को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन फिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और इलाके कब्जा लिए। बैरूत तक टैंक पहुंच गए और यासिर अराफात को मुल्क छोड़ना पड़ा। यही वक्त था जब शियाओं ने महसूस किया कि लेबनान को सिर्फ अपनी ही नहीं, अब फ़िलिस्तीन के आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि उन दोनों का दुश्मन कॉमन है और वो है इजराइल। मतलब एक तरह से शिया मान गए, हिजबुल्लाह बन गया, इजराइल के खिलाफ जंग छिड़ गई, ईरान और सीरिया का सपोर्ट हासिल हो गया। मगर सुन्नी पीएम हरीरी साहब ने रट लगा ली कि सीरिया और ईरान के एजेंडे को वो कभी भी अपने ज़मीन से चलने नहीं देंगे। कहा जाता है कि इसीलिए हसन नसरल्लाह ने उनको रास्ते से हटा दिया। जांच में ये भी सामने आया था कि कुछ मोबाइल नेटवर्क और लोग हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमेशा इन इल्ज़ामात से इनकार किया। उनका कहना था कि ये सारा मामला सीरिया और हिजबुल्लाह को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। खैर, नसरल्लाह की कहानी पर वापस आते हैं तो साल 2005 में लेबनान के सबसे बड़े लीडर की मौत हो जाती है और उसके अगले साल 12 जुलाई 2006 की तारीख को हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली बॉर्डर के अंदर घुसकर 2 सैनिकों को पकड़ लाते हैं, कुछ को मार देते हैं। इससे फिर जंग जैसे हालात बन जाते हैं। इस किडनैपिंग के जवाब में इजरायली फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी हमले करते हैं और अपनी फौज भेज देते हैं। इजराइल का मकसद था अपने सोल्जर्स को छुड़ाना, हिजबुल्लाह की मिलिट्री ताकत को कम करना और नदर्न इजराइल पर हो रहे रॉकेट हमलों को रोकना। लेकिन हिजबुल्लाह भी इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर रॉकेट बरसाए, गुरिल्ला जंग छेड़ दी, एंटी टैंक मिसाइलों और छोटी लड़ाइयों में इजराइल को उलझा दिया। इस जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने नदर्न इजरायली इलाकों पर तकरीबन 3900 से 4200 के आसपास रॉकेट्स दागे। हिजबुल्लाह के इन अटैक से इजरायली सेना मुश्किल में आ गई थी। लगभग 120 इजरायली सोल्जर्स और करीब 40 से 44 इजरायली जो सिविलियंस थे वो मारे गए। हालात ख़राब होते देख यूएन को दखल देकर
जंग रुकवानी पड़ी थी। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इसे जीत बताया और नसरल्लाह की ताकत में फिर इजाफा हुआ। अरब दुनिया में उनकी मिसालें दी जाने लगी। जंग के बाद जैसे ही इजरायली फौज पीछे हटी, हिजबुल्लाह के लोग हथियारों के साथ सबसे पहले सड़कों पर लौट आए। उन्होंने इजरायली हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे हटाए और मारे गए लोगों के परिवारों की मदद शुरू की। नसरल्लाह ने ऐलान किया कि हर तबाह घर को दोबारा बनाने के लिए हिजबुल्लाह पैसे देगा। इससे आम पब्लिक का उनको जबरदस्त सपोर्ट मिला। हिजबुल्लाह ने खुद को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट से ज्यादा एक वेलफेयर नेटवर्क के रूप में पेश करना जारी रखा। मतलब वही स्कूल, अस्पताल, राहत कैंप और शहीदों के परिवारों की देखभाल करना, जबकि लेबनानी सरकार एकदम कमजोर और बिखरी हुई थी। नसरल्लाह की हिजबुल्लाह पार्टी लोगों के बीच मजबूत और भरोसेमंद बनती गई। इस दौर में हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान में अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर और मजबूत किया। सुरंगों, मिसाइल लॉन्चर्स और बंकर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया। इसके अलावा सियासी तौर पर भी नसरल्लाह ने एक बड़ा दांव खेला। साल 2008 तक उन्होंने अपने सपोर्टर्स को सड़कों पर उतार कर लेबनानी सरकार पर दबाव डाला कि हिजबुल्लाह को एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी को माने। लेकिन मई 2008 में लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह का प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद करने की कोशिश की। इससे हिजबुल्लाह को मौका मिला और उसके लड़ाकों ने सीधा बेरूत पर कब्जा कर लिया। और जब बेरूत की सड़कों पर हिजबुल्लाह के झंडे लहराए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल रफीक हरीरी की मौत के बाद मुल्क दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो सीरिया और हिजबुल्लाह के खिलाफ थे, जिनकी अगुवाई सुन्नी लीडर फौद सिन्योरा कर रहे थे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और उनके सीरियाई सपोर्टर्स थे, जिनके पीछे ईरान का भी पूरा असर था। लेबनान की हुकूमत भी उस वक्त फौद सिन्योरा चला रहे थे, जो हरीरी के करीबी और सुन्नी गुट के नेता थे। उन्हें डर था कि हिजबुल्लाह अब मुल्क के अंदर एक अलग ताकत बन गया है। हिजबुल्लाह के पास अपनी फौज थी, अपना टेलीफोन नेटवर्क था और बेरूत एयरपोर्ट पर उनका खास सिक्योरिटी नेटवर्क भी था। ये सब किसी सरकारी कंट्रोल में नहीं था। सरकार ने जब ये सिस्टम बंद करने और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अफसर को हटाने का फैसला लिया तो हिजबुल्लाह ने इसे अपने खिलाफ सीधा हमला माना। हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया कि सरकार अमेरिका और इजरायल के इशारों पर चल रही है और इजरायल के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की साजिश हो रही है। और इसी ऐलान के कुछ ही घंटों में हिजबुल्लाह के लड़ाके बेरूत की गलियों में उतर आए। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, टीवी चैनलों और सुन्नी इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों तक शहर पूरी तरह हिजबुल्लाह के कंट्रोल में रहा। ये हमले इतनी तेज थे कि दोबारा देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ता दिखा। आखिरकार कतर में सुलह हुई, जिसे दोहा अग्रीमेंट कहा गया। इस अग्रीमेंट के बाद हिजबुल्लाह ने बेरूत से फौज हटाई, लेकिन बदले में उसे एक बहुत बड़ा सियासी फायदा मिला। अब सरकार का कोई भी अहम फैसला हिजबुल्लाह की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता था। मतलब 2008 के बाद हिजबुल्लाह सिर्फ एक पार्टी नहीं रहा, बल्कि उसने देश के अंदर ही एक अलग देश बना लिया। उसके पास अपनी फौज भी थी, अपना सिस्टम भी, और अब सियासत में भी उसकी जगह पक्की हो गई थी। यही वो वक्त था जब हसन नसरल्लाह लेबनान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। अब उनसे टकराने की हिम्मत पूरे लेबनान में किसी की नहीं थी। 2009 के चुनाव में हिजबुल्लाह ने अपने गुटों के साथ मिलकर अच्छा पब्लिक सपोर्ट हासिल किया, लेकिन असल मोड़ 2011 में आया, जब सीरिया में जंग छिड़ गई, बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हुई और अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग की लहर फैल रही थी। लेबनान में बहुत से लोग चाहते थे कि हिजबुल्लाह सीरिया के मैटर में न पड़े, उनसे दूरी बनाए, लेकिन हसन नसरल्लाह ने खुलकर ऐलान किया कि हिजबुल्लाह बशर अल असद का साथ देगा, क्योंकि वो ईरान और इजरायल के खिलाफ जंग में उनका साथी रहा है। हसन नसरल्लाह के कहने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने हजारों लड़ाके सीरिया भेज दिए ताकि असद की सरकार को गिरने से बचाया जा सके। इससे हिजबुल्लाह की सियासी लाइन पूरी तरह साफ हो गई। वो अब लेबनान को ईरान और सीरिया की पॉलिसी से जोड़ चुका था। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का खुले तौर पर साथी हो चुका था। जहां हिजबुल्लाह के विरोधी कह रहे थे कि इससे उसको नुकसान होगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने दमिश्क, कुसैर और बाद में अलेप्पो तक लड़ाई लड़ी। हिजबुल्लाह की फौजी ताकत और बढ़ गई, क्योंकि सीरिया में जंग ने उसके लड़ाकों को तजुर्बा दिया, ईरान ने और मॉडर्न हथियार दिए, और वो पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। नसरल्लाह ने इस वक्त को इस्लामी रेजिस्टेंस का सुनहरा दौर कहा। मगर दूसरी तरफ लेबनान के अंदर हालात बिगड़ने लगे। 2015 तक लेबनान की इकॉनमी गिरने लगी, सरकारें बार बार टूटने लगी, बेरूत में कचरे के ढेर लग गए, लोग सड़कों पर उतर आए और बोले कि सियासतदान सिर्फ अपने मजहबी और बाहरी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जो खुद सरकार का हिस्सा था, इन इल्जामात से बच नहीं सका। लोगों को लगने लगा कि नसरल्लाह लेबनान के मसलों से ज़्यादा सीरिया और ईरान की फिक्र करते हैं। इस तरह बदनामी होते देख हालात को संभालने के लिए साल 2016 में हिजबुल्लाह ने अपने करीबी ईसाई साथी मिशेल आउन को राष्ट्रपति बनवाया। ये नसरल्लाह का सियासी दांव था ताकि लेबनान की हुकूमत पूरी तरह से उनके असर में आ जाए। इस फैसले ने फिर यह साबित किया कि अब हिजबुल्लाह के बिना कोई सत्ता नहीं चल सकती है, लेकिन तरकीब बहुत दिनों तक टिक नहीं सकी। दरअसल हिजबुल्लाह ने ज़्यादातर मिलिटेंसी और सीरिया, ईरान के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों की लड़ाइयों में ताकत झोंक दी थी और अपने मुल्क में लेबनान में पॉलिटिकल
पकड़ तो बनाए रखी थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में कमी आती रही, जिससे वो हिजबुल्लाह जो लोगों के घर बनवाता था, अस्पताल खुलवाता था, लोगों का इलाज करवाता था, वो वाली इमेज ख़त्म होने लगी और एक ऐसे ग्रुप की इमेज बनने लगी जिसे अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है, उसे बस ईरान और सीरिया की फिक्र ज़्यादा है। इसीलिए साल 2019 में जब लेबनान की इकॉनमी पूरी तरह तबाह हो गई और लोग महंगाई, बिजली और बेरोजगारी से तंग आ गए, तो बैरूत, त्रिपोली और दूसरे शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट कुल्लुन यानी कुल्लुन के नारे से चले, मतलब सबको जाना होगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या कोई और। नसरल्लाह ने पहले इन प्रोटेस्ट्स को विदेशी साजिश कहा, फिर लोगों से कहा कि वो संयम बरतें, मगर ये साफ था कि अब हिजबुल्लाह पर भी जनता का भरोसा डगमगाने लगा था। और फिर साल 2020 आया। 4 अगस्त 2020 को बैरूत पोर्ट के गोदाम नंबर 12 में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। वहाँ 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के गोले और बैग साल 2013 से रखे हुए थे। ये माल एक जहाज से जब्त किया गया था जो रशिया से आया था और कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। ये खतरनाक केमिकल गोदाम में बिना सिक्योरिटी के पड़ा था और किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। जब पास के गोदाम में आग लगी तो अमोनियम नाइट्रेट फट गया और बैरूत का आधा शहर तबाह हो गया। धमाके में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, 6000 से ज़्यादा घायल हुए और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए। अब सवाल उठता है कि ये किसने किया। टेक्निकली कोई जानबूझकर ये किया गया बम धमाका नहीं था, लेकिन लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि उस गोदाम के बारे में लेबनान की हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसीज और यहाँ तक कि हिजबुल्लाह को भी मालूम था। दस्तावेजों में यह साबित हुआ कि कई बार चेतावनी दी गई थी कि अमोनियम नाइट्रेट को वहां से हटाया जाए, मगर किसी ने कदम नहीं उठाया। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स और अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह पोर्ट पर कंट्रोल रखता था और वो वहां से अपने हथियारों और सामानों की आवाजाही करता था, इसलिए शक की निगाहें उसकी तरफ भी गईं। लेकिन हसन नसरल्लाह ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह का उस गोदाम या उसके माल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने धमाके को एक इंसानी भूल बताया। धमाके के बाद लेबनान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार, प्रेसिडेंट और हिजबुल्लाह के खिलाफ नारे लगाए। उन्हें लगा कि यह हादसा नहीं बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम का नतीजा है जिसमें हर फैसला सियासी और मजहबी बंटवारे के हिसाब से होता है। पीएम हसन दियाब की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन किसी बड़े नेता या अफसर को सजा नहीं मिली। इसके बाद हसन नसरल्लाह, जो कभी उम्मीद का चेहरा माने जाते थे, उस दिन से लोगों की नज़रों में जिम्मेदारी से भागने वाले नेता कहे जाने लगे। फिर साल 2021 और 2022 में हालात बिगड़ गए। लेबनान का बैंकिंग सिस्टम ढह गया, लोग अपनी जमा पूंजी तक नहीं निकाल पा रहे थे, बिजली गुल होने लगी, दवाएं महंगी हो गईं और बेरोजगारी आसमान छू गई। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 तक लेबनान की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई थी। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह का असर कम नहीं हुआ, उल्टा वो और गहराता गया, क्योंकि उसके पास अब भी फंडिंग ईरान से आ रही थी और उसकी मिलिशिया बाकी देशों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। हसन नसरल्लाह इस पूरे दौर में खुलेआम कम दिखे, मगर उनके बयान लगातार आते रहे। वो कहते रहे कि लेबनान की इकोनॉमिक बर्बादी में अमेरिका का हाथ है। उन्होंने अपनी पार्टी को हमेशा रेजिस्टेंस का फेस बताया, चेहरा बताया। लेकिन लोगों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया। अब यहाँ तक कई लोगों को ये लग सकता है कि यार हसन नसरल्लाह तो बड़े मामूली आदमी निकले, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद आती है तारीख 7 अक्टूबर 2023 की। हमास ने इजराइल में घुसकर हमले किए, लोगों को किडनैप किया और जवाब में इजराइल ने भी गजा पर हमला बोल दिया। इस वाकये को लेकर हसन नसरल्लाह ने खुलकर कहा कि गजा पर जो हमला हुआ है वो पूरी फिलिस्तीनियत पर हमला है। उन्होंने हिजबुल्लाह को बॉर्डर पर एक्टिव रहने और इजराइल में मिसाइलें दागने का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या था, हिजबुल्लाह ने इजरायली पोस्टों और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोजाना रॉकेट और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इन हमलों का मकसद साफ था, इजरायल के लिए लड़ाई का दूसरा फ्रंट खोलना ताकि गजा में इजरायली फौजों को रोका जा सके। इजरायल ने इन हमलों का जवाब बड़े हवाई हमलों, ड्रोन अटैक्स और टारगेटेड निशानों से दिया। समय के साथ हमले और तेज हुए और बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों और जवानों को भारी नुकसान हुआ। लगभग 10 महीने तक इस तरह हिजबुल्लाह ने इजरायल के लिए दूसरा फ्रंट खोल रखा था। फिर 27 सितंबर 2024 की रात बैरूत के दहिया इलाके में आसमान अचानक आग से भर गया। कुछ ही पलों में जमीन हिलने लगी और पूरे मोहल्ले में तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। यह हमला इजरायल की तरफ से था, जिसने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। उसी जगह हसन नसरल्लाह अपने कई बड़े कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। बताया गया कि इजरायली जेट्स ने गहराई तक मार करने वाले खास बम गिराए जो जमीन के नीचे बने बंकर तक पहुंचते हैं। चंद सेकंडों में पूरा इलाका मलबे में बदल गया और उस बंकर में बैठे लगभग सारे लोग मारे गए। अगले दिन लेबनान में बातें फैल गईं कि हसन नसरल्लाह अब नहीं रहे। हिजबुल्लाह ने पहले तो खामोशी रखी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऐलान किया कि उनके कायदे मकाम अब इस दुनिया में नहीं रहे।
इजराइल ने कहा कि उसने सबसे बड़ा निशाना हासिल कर लिया है। बताया गया कि नसरल्लाह किसी गोली या सीधे हमले से नहीं बल्कि बमों के दबाव, जहरीले धुएं और मलबे में फंसने से दम घुटने की वजह से उनकी जान गई। उनका शव मलबे से निकाला गया और रातों रात हिजबुल्लाह ने बड़ी सावधानी से उनके शव को दफन किया। बाद में कई रिपोर्ट्स आई कि इजराइल ने इस हमले की तैयारी महीनों पहले से की थी। कहा गया था कि उनकी खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के नेटवर्क में सेंध लगाई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी अंदरूनी आदमी ने ही नसरल्लाह के मौजूदगी की खबर इजराइल को दी थी, लेकिन इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा। उसका मकसद सिर्फ बिल्डिंग को गिराना नहीं था, बल्कि गहरे जो बंकर था उसको बर्बाद करना था, तबाह करना था, जहां से नसरल्लाह सारे इलाके की फौजी और सियासी कमान चला रहे थे। इस हमले के बाद पूरे लेबनान में सदमा छा गया। हिजबुल्लाह के इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और कई जगहों पर उनके लड़ाकों ने इंतकाम की बात। नसरल्लाह की मौत ने न सिर्फ हिजबुल्लाह को झटका दिया बल्कि ईरान और सीरिया के लिए भी बड़ा नुकसान उनकी मौत साबित हुई, क्योंकि वो दोनों ही उनके सबसे बड़े साथी थे। इस पूरे वाक़े ने मिडल ईस्ट की सियासत हिला दी। इजराइल ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, जबकि अरब दुनिया में बहुत से लोग इसे एक सियासी और जज्बाती जख्म मानते हैं, क्योंकि लेबनान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं बल्कि उस दौर का खात्मा था जहां हसन नसरल्लाह ने 30 सालों तक इजराइल से लड़ाई लड़ी, अपने दुश्मनों की नींद हराम करते रहे। हसन नसरल्लाह का रिश्ता लेबनानी लोगों से सिर्फ सियासी या मजहबी नहीं बल्कि एक प्योर जज्बाती था। बाहर की दुनिया उन्हें आतंकवादी कहती रही, लेकिन लेबनान के अंदर बहुत बड़ा तबका उन्हें अपना मसीहा कहता रहा। इसकी वजह सिर्फ एक दो नहीं सैकड़ों हैं। जैसे लेबनान ने 1975 से 1990 तक सिविल वॉर, फिलिस्तीनी टकराव और बार बार इजरायली हमले झेले। उस वक्त जब हर ताकत लेबनान को अपने हिसाब से चला रही थी, तब हिजबुल्लाह ने 1980 के दशक में अपने आप को कमज़ोरों की आवाज़ के रूप में पेश किया। शिया इलाके जो दशकों से गरीबी और अनदेखी झेल रहे थे, उन्हें पहली बार किसी ने राहत दी, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा दी। नसरल्लाह ने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई बल्कि लोगों को यह एहसास कराया कि वो भी इस मुल्क के हकदार हैं। फिर साल 2000 में जब इजराइल ने सदर्न लेबनान से अपनी फौज वापस खींची तो लोगों ने इसे नसरल्लाह की जीत माना। लेबनान में पहली बार किसी अरब ताकत ने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया था। उस दिन से नसरल्लाह सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं बल्कि इज्जत और जीत का एक तरह सिंबल बन गए थे। 2006 की जंग में जब बैरूत पर बम बरस रहे थे तो वो टीवी पर मुस्कुराकर बोले कि हम अभी भी यहाँ हैं। तो बहुत से लेबनानी, यहाँ तक ईसाई और सुन्नी तबके के लोग भी उन्हें हिम्मत वाला समझने लगे। उनकी बातें आम लेबनानी की ज़बान में होती थी। वो ना सजे धजे महलों में रहते थे, ना विदेश भागे। वो उसी शहर में रहे जहाँ बम गिरते थे। यही सादगी और जोश लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने बार बार कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का खून अपने बच्चों के बराबर समझता हूँ। और लेबनान जैसे मुल्क में जहाँ नेता अक्सर लोगों से दूर रहते हैं, नसरल्लाह का ये अंदाज उन्हें जनता के बहुत करीब ले आया। और हाँ, वेस्टर्न दुनिया के लिए वो मिलिटेंट हो सकते थे, आतंकवादी हो सकते थे, लेकिन लेबनान के बहुत से लोगों के लिए नसरल्लाह वो शख्स थे जिसने मुल्क को झुकने नहीं दिया। वो न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि उस एहसास के खिलाफ खड़े रहे कि लेबनान हमेशा किसी के कब्जे या असर में रहेगा। इसलिए उनके मरने पर लोग सिर्फ रोए नहीं बल्कि ये महसूस किए कि उनका अपना कोई चला गया, वो जिसने डर से उन्हें लड़ना सिखाया था। यानी नसरल्लाह की मौत का राज उनकी बंदूक में नहीं बल्कि उस वकार और पहचान में छिपा था जो उन्होंने लेबनानी लोगों को दी। वो चाहे सियासी तौर पर बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हों, लेकिन उनके लिए वो शख्सियत मसीहा था, उनकी पहचान था, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक शेर था। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो लेबनान के एक शानदार कमांडर और लीडर रहे हसन नसरल्लाह की ज़िंदगी पर। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आपके प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं और बेहतर करने का। तो दोस्तों, ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए और प्लीज़ भाई सुपर थैंक्स भेज दीजिए या फिर चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और किताबें खरीद सकूँ और बेहतर वीडियोज़ आप लोगों तक ला सकूँ। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।